और क्या हाल तुम लोगों के। मैनेजर किम की और एक नए वाले वीडियो में तुम लोगों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैलेंटीना ड्यूकमैन को बहुत ज्यादा घायल करने के बाद खुद भी भाग जाती है क्योंकि वो भी अपने लिमिट पे आ चुकी थी और ड्यूकमैन को मैनेजर किम संभालता है और वो उसे हॉस्पिटल भी ले जाता है जहाँ पे ड्यूकमैन को मिलने के लिए योंग हो वहाँ पे आता है और वो मैनेजर किम से पूछने लगता है कि ड्यूकमैन की ऐसी हालत किसने की। लेकिन बीच में ड्यूकमैन उसे चुप करवाते हुए कहता है अपने ह्योंग के स्ट्रगल के बारे में बातचीत करना ही अच्छी बात नहीं होती, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है तो यहीं पे रुक जाओ। और योंग हो वहीं पे रुक जाता है। इसके बाद ड्यूकमैन कहता है मैनेजर किम तुम अभी जा सकते हो। इसके रिप्लाई में मैनेजर किम कहता है क्या ये सही रहेगा? और ड्यूकमैन कहता है इट्स फाइन, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, यहाँ पे रहने के लिए भी तुम मेरे से पैसे मांगोगे। इसके रिप्लाई में मैनेजर किम कहता है मैं नहीं मांगूंगा। इसके रिप्लाई में ड्यूकमैन कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी तुम जा सकते हो, योंग हो यहाँ पे आ चुका है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद मैनेजर किम उस रूम से चला जाता है और उसके जाने के बाद ड्यूकमैन योंग हो से कहता है मैनेजर किम के सामने तुम इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हो। इसके रिप्लाई में योंग हो कहता है कि वो मैनेजर किम की जैसे लोगों से डील नहीं कर पाता, उसके लिए ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। और योंग हो प्राइवेट रोड प्रोजेक्ट जो सेटल हो चुका है उस पर कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है ड्यूकमैन को। और किम के लिए बाहर यूनजंग इंतजार कर रही होती है। वो किम से पूछती है सब कुछ खत्म हो गया कम्प्लीटली। और इसके रिप्लाई में किम कहता है आप ये क्यों पूछ रही हैं। और हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए यूनजंग कहती है अगर ये खत्म हो चुका है तो हम लोग डिपार्टमेंट स्टोर जा सकते हैं। और किम पूछता है मैं क्यों डिपार्टमेंट स्टोर जाऊं। और इसके जवाब में यूनजंग कहती है तुमने ही तो कहा तुम होटल पसंद नहीं करते हो, तो क्यों ना एक साथ शॉपिंग ही किया जाए। और इस तरफ हम लोग ड्यूकमैन को देख पाते हैं जो तैयार हो रहा होता है और ये देख के योंगो पूछता है आप अभी यहाँ से जा रहे हैं। इस रिप्लाई में ड्यूकमैन कहता है हाँ, प्राइवेट रोड प्रोजेक्ट को पाना बहुत ज्यादा कठिन था तो अभी मुझे अपने बिजनेस को प्रॉपरली एक्सपेंड करना पड़ेगा, चलो एक चाइना टाउन बनाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग मैनेजर सिंसेरा को देख पाते हैं जो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के और एक मैनेजर जिसका नाम है सैंग हो उससे कह रही होती है डायरेक्टर ने कहा वो एक ट्रेजिक पर्सन है। पहले बता के रख दूं यहाँ पे ड्यूकमैन की बातें हो रही हैं और उन्होंने मेंशन भी किया है गैंग वंदो अगर किसी भी चीज में इन्वॉल्व होती है तो वो पागल बन जाते हैं। और ये सुनने के बाद मैनेजर सैंग हो कहते हैं इसमें क्या है क्योंकि ये इसका होम टाउन है, क्या ये नफरत और प्यार वाला रिलेशनशिप है। इसके रिप्लाई में मैनेजर सेरा कहती है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ अगर ये गैंग वंदो के लिए है तो वो कभी हेजिटेट नहीं करेंगे डेंजरस डिसीजन लेने में। इसके बाद हमें बताया जाता है ड्यूकमैन चाइना टाउन को गैंग वंदो में लाना चाहता है। ये चीज बहुत ज्यादा रिस्की है गैंग वंदो के लिए भी और ये अभी बेस्ट डिसीजन है, अभी लोगों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद हमें ड्यूकमैन को दिखाया जाता है जो चेयरमैन वैंग से मिलने के लिए आया है और खाने के टेबल पे चेयरमैन वैंग भी ड्यूकमैन का बहुत अच्छे से स्वागत करता है और वो कहता है मैंने सुना तुमने फाइनली प्राइवेट रोड प्रोजेक्ट के ऊपर अपना हाथ गड़ा दिया है। वाह, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर ये रोड एक बार ओपन हो गया तो, और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रेवोल्यूशन बनेगा। इसके बाद ड्यूकमैन उस खाने के टेबल पे बैठता है और चेयरमैन वैंग को थैंक यू कहता है। इसके बाद चेयरमैन वैंग कहते हैं मैंने जैसा प्रॉमिस किया था मैं पुश करूंगा चाइना टाउन के लिए इस मुसीबत के समय में। इसके बाद हमें पता चलता है गैंग वंदो में जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन पे जा रहा है तो उसे पहले प्रिवेंट करना पड़ेगा और वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और अगर गैंग वंदो के रेस्टोरेंट्स को देखा जाए तो जितने भी पार्ट टाइम वर्कर काम कर रहे हैं सब फॉरेनर्स हैं और ये इंक्रीज भी इतनी जल्दी हो रहा है कि इसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता और ये अनकंट्रोलेबल स्तर पे इंक्रीज हो रहा है। और अभी सिचुएशन के अंदर इस जगह पे कोई मैनेजमेंट भी नहीं है। अगर इस रेशियो के अंदर ये कंटिन्यू ऊपर जाती रही और ऐसा भी हो सकता है ये ऐसी एक जगह पे आ जाए जहाँ पे हम लोग इसे हैंडल ही ना कर पाए। दैट्स राइट, आफ्टर ऑल गैंग वंदो का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है और फॉरेनर्स की बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद चेयरमैन वैंग कहते हैं हमारे सी ग्रुप की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट टू द गवर्नर ऑफ गैंग वंदो साउथ कोरिया। इसके बाद ड्यूकमैन सोचने लगता है इन दैट केस अगर ये अनकंट्रोलेबल है तो ये बेटर होगा अगर हम लोग लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें चाइना टाउन बनाने के लिए। अगर ये कभी होता है तो एटलीस्ट वो एरिया तो मेरे कंट्रोल में रहेगा और अगर कभी सिक्योरिटी इश्यू आती है तो योंग और मैं उसे संभाल लेंगे। अगर हम लोग इस कायदे के द्वारा कैपिटल और पॉपुलेशन को सिक्योर कर पाए तो फिर गैंग वंदो को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसके बाद ड्यूकमैन कहता है थैंक यू चेयरमैन वैंग, देन आई विल आस्क यू टू कीप योर प्रॉमिस। और ये सुनने के बाद चेयरमैन वैंग कहते हैं प्रॉमिस। इसके रिप्लाई में ड्यूकमैन कहता है हाँ, जो ट्रांसफरिंग की कंडीशन है 60% ऑफ द चाइना टाउन शेयर्स टू द कोरिया गवर्नमेंट। शुरुआत से मैंने इसके बारे में
आपसे डिस्कस करके रखा है और उसके साथ मैनेजमेंट और सुपरविजन भी गैंग 1-2 की तरफ से ही हैंडल किया जाएगा। इसके रिप्लाई में चेयरमैन वांग हंसते हुए कहते हैं, तुम सही हो, वास्तव में हम लोगों ने किया है, लेकिन ड्यूकमैन तुम्हें नहीं लगता ये कंडीशंस थोड़ी ज्यादा है? हमारे चाइना की तरफ से सारा पैसा जा रहा है, लेकिन कोरिया गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। तुम पागल तो नहीं हो चुके हो? और ये सुनने के बाद तभी योंग हो खाने के टेबल से उठ जाता है और कहता है, ये सिचुएशन देखने में बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, हम लोग इसके बारे में क्या करने वाले हैं? इसके बाद योंग हो ड्यूकमैन से माफी मांगता है और उसे स्टैब कर देता है और वो कहता है, सच बात कहूँ, शुरुआत से मैं ही चाइना टाउन को हैंडल करने वाला था। आई प्रॉमिस चेयरमैन वांग दैट मैं सारी अथॉरिटी उसे ट्रांसफर कर दूंगा और सिर्फ 20% शेयर ही लूंगा। इसके बाद वो ड्यूकमैन से कहता है, प्लीज इसके बारे में ज्यादा बुरा मत मानिएगा, आप इसे कर्मा मान लीजिए उन सारी चीजों की। यू हैव डन सो फार योंगनिम। और ड्यूकमैन उस समय सोचने लगता है, डैम इट, इससे पहले अगर मैं उस औरत के साथ इन्वॉल्व ना हुआ होता, पहले ही मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। क्या सच में मेरा अंत ऐसे ही होने वाला है? वो सब चीजें जो मैं पहले ही खो चुका हूँ, वो सब चीजें जो मैं रिगेन करने के लिए ट्राई कर रहा था, क्या वो सब कुछ टूट के नीचे गिर जाएगा मेरे खुद के कर्मा की वजह से? और समय के साथ मुझे रियलाइज हुआ जो डिसीजंस मैंने लिया था उसमें पहले ही बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी। मोरओवर मेरे गलत डिसीजंस की वजह से मेरा होम टाउन एक डेंजरस पोजीशन में आ चुका है। नहीं, ये वो समय नहीं है जब मुझे रोना चाहिए। एटलीस्ट अभी जो हो रहा है उसे तो मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ। इसके बाद सीन चेंज करके हमें मैनेजर किम और यून जंग को दिखाया जाता है जिन लोगों ने शॉपिंग कर लिया है। और तभी मैनेजर किम मुझसे माफी मांगता है और वो कहता है, चाहे मैं कितना भी ट्राई करूँ, ये सोचने से मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है ये मैटर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और मैनेजर किम सोचने लगता है, ड्यूकमैन अपने होम टाउन को चेंज करने के लिए डिटरमाइंड है। वो आदमी एम्बिशन से भरा हुआ है। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, उसकी एक्सेसिव एम्बिशन हमेशा डेंजरस आउटकम ले आती है। इसके बाद किम यून जंग से कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, आखिर तक मैं आपके साथ नहीं रह पाया, लेकिन आई थिंक आई नीड टू गो। मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि एक चांस जरूर होगा कि चीजें पलट सकती हैं। इसके बाद सीन चेंज करके हमें ड्यूकमैन की तरफ दिखाया जाता है जो योंग हो के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद कर रहा होता है। और योंग हो ड्यूकमैन को मल्टीपल स्टैब कर ही रहा होता है। उसी समय ड्यूकमैन कहने लगता है, मुझे माफ कर देना योंग हो, आई गेस ये मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हें ठीक से सिखा ही नहीं पाया। इसके बाद ड्यूकमैन योंग हो के फेस पे एक पंच मारता है जिससे योंग हो दूर जाके गिरता है और ये देख के चेयरमैन वांग भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ड्यूकमैन चेयरमैन वांग से कहने लगता है, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन तुमने मेरे सबऑर्डिनेट को ही क्यों लुभाया? एनीवे, तुम तो ये जानते ही होगे इतने लोग मिलके भी मुझे मार नहीं सकते। मैं ये हर समय कहता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो, तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम टॉम ली जैसे किसी बंदे को लाओ। इसके बाद ड्यूकमैन के ऊपर वो सब लोग हमला कर देते हैं और ड्यूकमैन उन्हें मारते हुए सोचने लगता है, मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, जस्ट ए लाइफ आई कैन कीप अप थ्रू इनफ एफर्ट। मैं सिर्फ एक जिंदगी चाहता था जिसमें जितनी एफर्ट चाहिए उतनी दे के मैं उसे बनाए रख पाऊं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें मैं गिव अप नहीं कर सकता अपने सराउंडिंग्स की वजह से। इसके बाद तभी चेयरमैन वांग को वहां से ले जाने के लिए उसका एक आदमी आ जाता है क्योंकि उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था इसमें और भी ज्यादा समय लगने वाला है। और चेयरमैन वांग वहां से जा ही रहे होते कि तभी ड्यूकमैन कहता है, रुको, तुम क्या सोचते हो तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि तुमने ही टेबल पलटा है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। तुम क्या सोचते हो किसी और के बिजनेस को तुम फ्री में चुरा के ले जाओगे? इस खून खराबे को मैं पॉइंटलेस नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट दिस। मैं सिर्फ गैंग 1-2 के लिए ही जीना चाहता था। और इसके रिप्लाई में चेयरमैन वांग कहते हैं, तुम्हारे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। जो भी काम तुम करते थे अपने होम टाउन के नाम पे, तुम क्या सोचते हो मुझे नहीं पता है तुम क्या क्या करते थे? कितने खुदगर्ज हो। इसके रिप्लाई में ड्यूकमैन कहता है, लोग बुरे हैं या फिर अच्छे हैं, तुम बताने वाले कौन होते हो? तुम कह सकते हो मैं एक ऑल राउंडेड पर्सन हूँ। इसके बाद योंगो फिर से ड्यूकमैन के ऊपर हमला करने आ रहा होता है, लेकिन ड्यूकमैन अपने एल्बो से उसके फेस पे मारता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है। इसके बाद वो योंगो से कहने लगता है, तुझे क्या लगता है ये लोग जो चीजों को ऐसे हैंडल करते हैं ये अपने वादे निभाएंगे? इसके बाद ड्यूकमैन को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। ड्यूकमैन ने बहुत सारे लोगों को मार तो दिया था लेकिन अभी भी वहाँ पे लोगों की कमी नहीं हुई थी। और ड्यूकमैन उनसे कहने लगता है अपने फोन को दिखाते हुए, मरने के लिए तो हम लोग फाइट करने ही वाले हैं, उससे पहले मैं एक फोन कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? इसके बाद हमें मैनेजर किम को दिखाया जाता है जिसे मैनेजर सेरा ने फोन किया होता है और वो कहने लगती है, मैनेजर किम, डायरेक्टर ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है, किसी भी कीमत पे तुम पहला मूव नहीं दोगे। अगर ड्यूकमैन कोई मुसीबत में भी फंस जाए तब भी अभी सिर्फ तुम रुक के चीजों को ऑब्जर्व करोगे। मिस्टर चू, ड्यूकमैन और ग्रुप सी के बीच में जो भी कुछ हुआ है तुम जानते हो। ग्रुप सी चाइनीज टी ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। ग्रुप टी के साथ डायरेक्टर का बहुत अच्छा रिलेशन है जैसे ड्यूकमैन के साथ है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैं फिर से समझा रही हूँ, किसी भी कीमत पे
पे तुम नहीं जाओगे जब तक चीजें रिजॉल्व नहीं हो जाती। तुम समझ गए। इसके बाद सीन चेंज करके हमें ड्यूकमैन की तरफ दिखाया जाता है और ड्यूकमैन ने टॉम ली को फोन किया होता है और टॉम ली ने ऐसा कुछ कह दिया होता है जो सुन के ड्यूकमैन भी हैरान हो चुका है। और टॉम ली कह रहा होता है, नहीं देखो, भड़को मत, पहले मेरी बात को अच्छे से सुन लो। चाइना टाउन इतना भी बुरा नहीं है, जस्ट लेट देम डील विथ इट और अपनी जिंदगी को बचा के बाहर आ जाओ। और ग्रुप सी के साथ मैं कांटेक्ट कर लूंगा। चेयरमैन वैंग के थ्रू से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। आंखें बंद करके ये प्रिटेंड करो कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो और वहां से बाहर आ जाओ और ये तुम्हारे फैसले का परिणाम है। ये सुन के मैं सच में सरप्राइज हो चुका हूँ कि तुम चाइना टाउन बनाने चले हो। इस मैटर को मैं कवर अप कर दूंगा, तो सिर्फ अपनी जान की परवाह करो। और ये सुनने के बाद ड्यूकमैन हंसते हुए कहता है, युंगनिम तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। वो जानता है मैं कैसी जिंदगी जीता था, मेरा माइंडसेट कैसा है, किसी और से वो बेहतर जानता है। ये जानने के बाद भी कि इससे गैंग वन दो को कितना ज्यादा डैमेज पहुंचेगा, आप ऐसे कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। मजाक कर रहे हो मेरे से। मेरे फैसले का जो भी परिणाम निकलेगा मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मैं चू ड्यूकमैन खुद जिंदा नहीं रह सकता जब मेरा होम टाउन मर रहा हो। और ये कहने के बाद वो अपने फोन को तोड़ देता है। इसके बाद वो वहाँ के लोगों से लड़ने लगता है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें मैनेजर किम को दिखाया जाता है जो अपना फोन रखता है। और तभी यूनजा कहने लगती है, अगर तुम्हें ड्यूकमैन की इतनी चिंता है तो जा क्यों नहीं रहे हो। इसके रिप्लाई में किम कहता है, नहीं इट्स फाइन, मैं करेंटली उस कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ, असाइन टास्क के अलावा और कुछ करना सही नहीं होगा। और ये सुनने के बाद यूनजंग कहती है, कितने कठोर आदमी हो, ऐसा कुछ होगा जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके रिप्लाई में किम कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद सीन चेंज करके हमें सियोंग हो को दिखाया जाता है जो बाइक पे ड्यूकमैन को बचाने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि किम ने उसे सारी चीजें बता दी होती है और यही उसका मिशन है। अगर उसने ये अच्छे से पूरा कर दिया तो किम उसे अपना डिसाइबल बना लेगा। और ये चीज सियोंग हो को लगता है और सियोंग हो बाइक से जा ही रहा होता है कि तभी उसके साथ साथ एक गाड़ी चलने लगती है जो होती है ब्लू ड्रैगन फोर्स की। इसके बाद सीन चेंज करके हमें मैनेजर किम को दिखाया जाता है जो यूनजंग से कहता है वो कहीं पे जाने वाला है, ड्यूकमैन के पास नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहले उसने एक रिलायबल दोस्त भेज दिया है जो वहाँ पे हर एक चीज संभाल लेगा। लेकिन अभी एक लास्ट प्रॉब्लम बची है जिससे मैं डील करने वाला हूँ। इसके बाद सीन चेंज करके हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एल्बर्ट किम बैठा हुआ था और तभी उसके वॉकी टॉकी में एक सिग्नल आता है। इसके रिप्लाई में एल्बर्ट कहता है, मैं यहाँ पे एक भगोड़े को ढूंढने आया हूँ, किसी रनवे निंजा को नहीं। और इसके रिप्लाई में वो आदमी कहता है, तुमने लोकेशन को कंफर्म किया। इसके रिप्लाई में एल्बर्ट कहता है, देयर इज नॉट ए सिंगल ट्रेस येट। मैं सिर्फ एक ही चीज कंफर्म कर पाया हूँ कि वो एक फाइट में एंगेज हुई थी गैंग वन दो में कोड 66 के साथ। ये मुझे हेडिक दे रही है, चाहे कुछ भी हो मैं ट्रैकिंग को कंटिन्यू रखूंगा फ्रॉम द लास्ट ट्रेस गैंग वन दो। इसके बाद सीन चेंज करके हमें ड्यूकमैन को दिखाया जाता है जो लोगों को मारते मारते थक चुका है, लेकिन वहाँ पे लोग कम नहीं हुए हैं। और इस तरफ चेयरमैन वैंग कह रहे होते हैं, ड्यूकमैन हार मान लो, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा क्योंकि मैंने अभी तक अपने 1/3 फोर्स को भी डिप्लॉय नहीं किया है। इसके बाद अभी ग्रुप सी की सिक्योरिटी टीम भी आ जाती है ड्यूकमैन को मारने के लिए और वो लोग चाइनीज में ड्यूकमैन को कह रहे होते हैं, कमीने ड्यूकमैन, अभी से तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। और ड्यूकमैन उन्हें रिप्लाई में कहने लगता है, अपने गंदे मुंह को बंद करो, व्हाई शुड आई बॉदर बीइंग केयरफुल एट दिस पॉइंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। इसके रिप्लाई में चेयरमैन वैंग हंसते हुए कहते हैं, मौत के सामने हो लेकिन टफ बनने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद जब वो लोग ड्यूकमैन को मारने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी ब्लू ड्रैगन की पूरी फोर्स और सियोंग हो भी आ जाता है ड्यूकमैन को बचाने के लिए और वो लोग सब लोगों को मारने लगते हैं। और ये देख के ड्यूकमैन बैठ जाता है और कहने लगता है, अभी ये इंटरेस्टिंग हुआ है, कुछ मिनट पहले मैं मरने वाला था, लेकिन ये लोग कौन है अभी मैं फिगर आउट नहीं कर सकता, जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन लोगों को भी नहीं। और तभी वो एक ब्लू ड्रैगन के आदमी से पूछता है, हे दोस्त, तुम्हें किसने भेजा है। इसके रिप्लाई में वो आदमी कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन तुम एक चीज जान लो, आज तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलोगे। इसके रिप्लाई में ड्यूकमैन कहता है, मैं जिंदा बाहर निकलूंगा। ये सुनने में थोड़ा सा रोमांटिक लगता है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें किम को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एल्बर्ट फोन पे किम को कह रहा होता है, मिस्टर किम, सिचुएशन देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही है। वैलेंटीना को जिस आदमी ने हायर किया था ब्लैक मार्केट से, सीम्स टू बी क्वाइट फ्यूरियस। उन्होंने ब्लैक मार्केट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट दर्ज की है और चीजें हर एक जगह पे फैल चुकी है और चीजों को पब्लिक करने के लिए धमकी दी जा रही है। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था ऐसे हाईली रैंक्ड मर्सनरी। वो लोग इसलिए अपसेट हो गए कि उसने मुद्दे को कैसे संभाला और अभी सिचुएशन पॉइंट तक आगे बढ़ चुकी है और अभी तो ब्लैक मार्केट का जो
जो हेडक्वार्टर है वो भी इन्वॉल्व हो चुका है। ये संभवतः वैलेंटीना को जवाबदेही करने का एक प्रयास हो सकता है। इस रिप्लाई में किम कहता है अगर ऐसा है, और एल्बर्ट कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही है। अभी वैलेंटीना हर एक चीज को बनाने की कोशिश करेगी। अब तक जो भी हुआ है वो गायब हो चुका है, जैसे वो कभी हुआ ही ना हो। वैसे वो अगर करना है तो सबसे अच्छा तरीका है जो भी उस मैटर के अंदर इन्वॉल्व थे उन सबको मार डाला जाए। इसके बाद सीन चेंज करके हमें प्रेजेंट में लाया जाता है, जहाँ पे किम भागते हुए सोचे लगता है वैलेंटीना का क्लाइंट परिवर्तनशील निकला था और प्लान ये था कि उसे अपने डिफीट को एक्सेप्ट करवाना और उसे जल्दी पीछे भेज देना। लेकिन एक्चुअली उस आदमी ने चीजें खराब कर दी। उसने चिंगारी में हवा दे दी, जैसे आग में घी डाला जाता है। अगर वैलेंटीना मुझे मारना चाहती है तो मेरा सामना करने के बजाय वो टारगेट करेगी मेरे आसपास रहने वाले लोगों को और उन्हें एक हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करेगी। उनकी दुनिया में कमजोरों को टारगेट करना एक कॉमन सेंस है। मतलब मिंजी खतरे में है और किम अभी यही सोच रहा होता है कि मिंजी अभी कहाँ होगी। इसके बाद हमें सीन चेंज करके मिंजी को दिखाया जाता है जो जंगल में घूम रही होती है हायरी को ढूंढने के लिए, जो कैंगचैन और अपने 2 दोस्तों के साथ। और मिंजी हायरी को ढूंढ ही रही होती है तभी वो अपने पॉकेट को चेक करने लगती है, जिसे देख के जो कैंगचैन कहने लगता है क्या हुआ, हायरी ने तुम्हें फोन किया क्या? इसके रिप्लाई में मिंजी कहती है मुझे अपना फोन नहीं मिल रहा है। और इस तरफ जंगल के अंदर हम लोग हायरी को देख पाते हैं जिसके पास मिंजी का फोन था। उसने सीक्रेटली मिंजी का फोन चुरा लिया था और वो मिंजी के फोन के वॉलपेपर को देख के अपने पापा के साथ बिताए हुए कुछ पल उसे याद आते हैं। और वो कहने लगती है अगर मैं अभी इसके बारे में सोचूं किसी और से ज्यादा मेरे डैड को तकलीफ हुई है। और उसके पीछे हम किसी को देख पाते हैं जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और वो आदमी उसके मुंह को पकड़ लेता है और वो आदमी और कोई नहीं ताई यांग था। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और ये कहने के बाद वो उसके मुंह को छोड़ देता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जिस डायरेक्शन की तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूँ उस तरफ तुम्हें भागना है बिना पीछे मुड़े। इसके रिप्लाई में हायरी कहती है वाई, और इसके रिप्लाई में ताई यांग कहता है मेरे से रीजन मत पूछो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। इसके रिप्लाई में हायरी क्रीपी वे में कहती है तुम चाहते हो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, डोंट यू थिंक इट इज ऑलरेडी टू लेट। और हायरी अपने आप को बेंड करने लगती है। असल में ताई यांग हेलुसिनेट कर रहा है और इस तरफ रियलिटी में हम लोग ताई यांग की हालत देख पाते हैं जहाँ पे उसके सिर के हर एक जगह पे सरिये घुस चुके हैं और वहाँ पे वैलेंटीना भी आ चुकी है। और इतना कुछ होने के बाद ताई यांग तो चारों खाने चित हो जाता है। इसके बाद वैलेंटीना हायरी से पूछने लगती है तू कौन है? मैंने मिंजी के फोन को ट्रेस किया था, मैनेजर किम, कोड 66। मैं बात कर रही हूँ उस मॉन्स्टर की जिसकी एक ही बेटी है, किम मिंजी। Was something wrong with the tracker? ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके बारे में भूल जाते हैं। वैसे भी पानी तो सर के ऊपर आ ही चुका है। मैंने सबको मार दिया है जो भी मेरे रास्ते में आए थे। इसके बाद वैलेंटीना हायरी की आंखों की तरफ अपने सरिये को बढ़ाते हुए कहने लगती है तो इतना कारण काफी होगा तुम्हारे मरने के लिए। एक्चुअली मैंने नोटिस किया है कि मिंजी का फोन तुम्हारे पास है। और वैलेंटीना हायरी को मारने वाली होती है कि तभी हायरी चिल्ला देती है डैड कह के। और ये सुन के किम वहाँ पे आ जाता है जो वैलेंटीना के हाथ पे किक करता है जिसकी वजह से वैलेंटीना के हाथों से उसका सरिया गिर जाता है। और किम वैलेंटीना को कहने लगता है मैं यहाँ पे अपनी बेटी को बचाने के लिए आया हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वैलेंटीना मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, जवाब नहीं दोगी? तो भाई लोग वीडियो में यही तक रखते हैं। अगले वीडियो में मैनेजर किम वर्सेस वैलेंटीना होगा। अगर उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें चाहिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल में सेट कर देना, एक लाइक जरूर कर देना। अगर तुम लोग चाहो मैनेजर किम के बाकी वीडियोस को भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है। और अगर तुम लोग को लोकेशन पसंद है तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है। तो वहीं पे मिलते हैं।